नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 9 नवंबर 2020 तारीख है और आपका बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के 2020 वर्ष की परीक्षा हो रही है। तो इससे पहले पहला पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं आरंभिक स्तर वाला, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन जो दूसरा सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय से। पहला बहुविकल्पीय पूछा गया था एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मैंने बताया था ये प्रश्न आपको, मैंने सन भी बताया था और तारीख भी बताई थी। तो मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, कानपुर। तो दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली भी आप कह सकते हैं। और सन भी मैंने बताया था, इसका जो गठन है एनसीईआरटी का वो 1 सितंबर 1961 में जो है वो किया गया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो ये जो प्रश्न था मैंने आपको फास्ट रिवीजन में भी कराया था और साथ ही साथ मैंने आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे उसमें भी कराया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने बताया था पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं क्या होती हैं, जो साथ ही चलती रहती हैं। देखिए मैंने बताया था ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो साथ में होती हैं। इसी में ही नीचे आप जाएंगे तो क्वेश्चन मैंने बताया था सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। और यही देखिए ऑप्शन में सीधे सीधे लिखा था पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम तो डेफिनेटली होगा। अन्य ऑप्शन की बात करें तो मैं आपको फास्ट रिवीजन वाली पीडीएफ पे ले चलता हूँ। ये मैंने सिलेबस आपको दिखाया था, इसी सिलेबस में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये आपका देखिए सिलेबस लिखा हुआ था पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंध में खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रम, वाद विवाद, निबंध, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, ये सब है। और यही तो आपके ऑप्शन में भी लिखा था। देखिए राष्ट्रीय पर्व, जब पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो तीसरे को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर या शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ये प्रश्न तो मैंने एज इट इज आपको कराया था। मैं आपको दिखाता हूँ वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ थी। विद्यालय के मुख्य मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं? शिक्षक, बालक और समुदाय। यही देखिए एज इट इज ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मानवीय प्रबंधन के घटक में ये तीनों जो है वो आते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की होती है, शिक्षक की होती है, बच्चों की होती है या सभी की होती है? ये भी प्रश्न मैंने आपको कल कराया था। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रश्न आपका ये रहा। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि भूमिका सबकी होती है, पर प्रधानाध्यापक एक नेता के रूप में होता है जिस पर ही विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां डिपेंड करती हैं। और प्रश्न में जो आपका पूछ रहा था वो यहाँ पर लिखा हुआ था महत्वपूर्ण, केवल भूमिका नहीं पूछ रहा था, महत्वपूर्ण रोल कौन अदा करता है। तो उपर्युक्त सभी नहीं होगा, प्रधानाध्यापक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब SCERT में पढ़ा रहा था मैं, तब वहां पर भी इस टाइप का प्रश्न आया था, वहां पर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। अगला प्रश्न पांचवा। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी होती है? तो चार ऑप्शन जो दिए गए थे इसमें से आप ऑप्शन काट भी सकते थे। डाइट, सीमेट, एनसीईआरटी, बीआरसी में बीआरसी ब्लॉक संसाधन के बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है, तो ब्लॉक स्तर पर है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एनसीईआरटी आपका राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यहाँ पर जिला स्तर पर पूछा गया है। डाइट और सीमेट आपके बचे। तो मैंने डाइट आपको स्पष्ट तौर पर फास्ट रिवीजन में बताया था। मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ, ये एससीईआरटी वाली, इसी से मैंने बताया था डाइट के कार्य में। देखिए इसी में नीचे लाइन पॉइंट लिखा हुआ है, जिला और प्रशिक्षण संस्थान जो है इसको जनपद की शीर्षस्थ अकादमिक संस्था के रूप में संकल्पित किया गया है। तो डाइट ही को तो जिला और प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। यही आपसे पूछा गया था जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था, तो आपका पहला वाला ऑप्शन डाइट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। समस्या समाधान का प्रमुख अंग जो है वो है शिक्षण प्रक्रिया है, निर्णयन प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है या अनुशासन प्रक्रिया है? तो बेसिक सा प्रश्न था, किसमें आपको समस्या समाधान की जरूरत पड़ती है, किस के अंतर्गत आप देखते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया में आप देखते हैं, निर्णयन प्रक्रिया में या अधिगम प्रक्रिया में? अनुशासन में तो है नहीं रोल। अधिगम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समस्या समाधान होता है वो अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली जो नवीन समस्याएं हैं उनके तरीकों को या तरीकों का जो सीखना है उसका जो है इसके अंतर्गत आता है। तो अधिगम प्रक्रिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम क्या होता है? मतलब अधिगम का अर्थ सीखना या जानना, इन सब अर्थों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कल जो मैंने प्रश्न कराए थे उसमें मैंने 5 प्रश्न पूछे थे। देखिए राज्य शिक्षा संस्थान पूछा था,
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश पूछा था और राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश पूछा गया था और प्रश्न में आपके राज्य हिंदी संस्थान पूछा गया था। और ये मैंने जो प्रश्न पांचों पूछे थे उसके लगभग रात के 11 बजे समथिंग मैंने टेलीग्राम पर इन सभी के आंसर भी भेज दिए थे कि लेकिन सभी लोगों ने टाइप तो कर दिया था आंसर कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या सही होगा, तो वहां से सब लोग को पता चल गया था। और साथ में जो कमेंट बाद में नहीं देखे हैं, वैसे मैंने प्रश्न पूछा था तो मैंने क्लियर तरीके से कहा था कि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, फिर भी मैंने अपना कर्तव्य निभाकर टेलीग्राम पर कल ये पीडीएफ भी भेज दी थी रात के वही लगभग 11 बजे, जिसमें एससीईआरटी के अंतर्गत चलने वाली सभी संस्थाएं थी, इनके कार्य भी दिए गए थे। मैंने सोचा शायद कार्य पूछे जाएं तो आप लिख ले जाएं, तो इसी में ही आप देखेंगे किस नंबर पर राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, तो वाराणसी आपका सही हो जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो चीज़ सोची कि ये आ सकती है आपके पेपर में आई, तो आपको हेल्प मिले, बस मेरा मेन यही उद्देश्य है। अगला प्रश्न 8वां है, एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1973, 1989 या 1992? तो चार ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 3 1989 सही हो जाएगा। तारीख भी आप याद रख सकते हैं, 3 नवंबर 1989। ये आपकी जो एससीईआरटी वाली पीडीएफ था उसमें डिटेल में सब सारी चीजें दे रखी थी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? दिसंबर 2004 में, 2005 में, 2003 में, 2006 में? तो इस प्रश्न में मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, पर मैं जानकारी आपको सारी बताता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाते। मैं आपको सूचना का जो अधिकार की ऑफिशियल पीडीएफ है वहां पर ले चलता हूँ। इसमें यदि आप देखेंगे तो जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसने सूचना के अधिकार का एक मुकम्मल दस्तावेज प्रस्तुत किया था और संसद में इसे संशोधित करके सूचना का अधिकार जो विधेयक है उसके रूप में 22 दिसंबर 2004 को पेश किया गया था। आप कहेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर ऑप्शन में दिसंबर 2004 भी है, आप कहेंगे यहाँ तक भी चीजें सही हैं, पर प्रश्न में एक वर्ड ऐड किया है लोकसभा में कब लाया गया था, तो इसे लोकसभा में 2005 में लाया गया था। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे थोड़ा सा आप आएंगे कि इसे मार्च 2005 में संसद में पेश किया गया था और 11 मई 2005 को लोकसभा में 144 संशोधन के साथ पारित किया गया था। तो 11 मई 2005 को लोकसभा में पारित किया गया था। और यहाँ पर प्रश्न में पूछा यही गया है कि लोकसभा में कब लाया गया, तो इस हिसाब से अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर 2000 दिसंबर 2004 और 2005 वाला एक दिसंबर ही वाला ऑप्शन है। तो इन्हीं दोनों में से कोई सही हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इसमें एग्जामिनर जो है वो क्या सही मानते हैं। आपने क्या सही टिक लगाया है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, पर मुझे किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर दिसंबर 2004 को ही करूंगा, क्योंकि दिसंबर 2005 से पहले आपका सूचना का अधिकार जो है वो आ चुका था। यहाँ पर विधेयक की बात की जा रही है, तो कोई भी जो कानून बनता है पहले विधेयक आता है, तो विधेयक आपका दिसंबर 2005 से बहुत पहले आ गया था। तो दिसंबर 2004 मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 10वां, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है? तो सबसे पहले तो पूछा जाता है, जब भारत ना दिया हो तो सबसे पहली पूछा जाए तो आप कहेंगे 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था। जब प्रश्न में पूछा गया भारत, तो कोलकाता जो विश्वविद्यालय था उसमें सबसे पहले मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। और जो प्रथम भारत में जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने की थी। पर ऑप्शन में देखिए तो कहीं भी कोलकाता नहीं दे रखा है। फिर थोड़ा सा और आगे सन की पर बढ़ते हैं तो 1954 में 1954 में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में आपका मनोविज्ञानशाला की स्थापना खोली गई थी या स्थापना की गई थी। तो प्रयागराज यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हर चीज आपको जानकारी होना चाहिए। हो सकता हो अगली बार जर्मनी में जो लिप्जिंग शहर है उसके संबंध में आपसे आगे यूपी टेट वगैरह पूछ लिया जाए तो आप गलत करके ना आए। अगला प्रश्न है, बाल गणना पंजिका है, विद्यालय पंजिका है, शैक्षिक अभिलेख है, आर्थिक अभिलेख है या सामाजिक अभिलेख है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? फर्स्ट डिवीजन वाली एससीईआरटी पीडीएफ में आपको दिखाता हूं मैं। विद्यालय अभिलेख जो है इसके प्रकार में कौन कौन से आए थे? अध्यापक उपस्थिति पंजिका, बाल छात्र उपस्थिति पंजिका, और यही तो आपका पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? विद्यालय अभिलेख। विद्यालय अभिलेख बाल गणना पंजिका इसी में तो आती है। फिर से आप देखिए इस चीज को, छात्र उपस्थिति पंजिका या बाल गणना एक ही चीज है। और ये किस में आती है? ये आपकी आती है विद्यालय अभिलेख के प्रकार में। मैंने इसीलिए कहा था हेडिंग हेडिंग याद रखिएगा, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गणना पंजिका विद्यालय अभिलेख में आएगा। अगला है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, 2, 6 या 5?
तो ये भी आपका एससीईआरटी पीडीएफ से ही आया है, ये भी देख लीजिए। आपदा प्रबंधन मैंने चैप्टर पढ़ाया था, कहा था आपसे 2 टाइप की होती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ और मानव निर्मित आपदाएँ। यही आपसे पूछा गया था, प्राकृतिक आपदाएँ कितनी, अच्छा अब इसमें प्राकृतिक आपदाएँ पूछा गया है, तो यहाँ पर तो मुख्य आपदाएँ लिखी हैं, तो प्राकृतिक आपदाएँ में अंतर्गत अगर बात करें, तो उस आधार पर तो ये प्रश्न गलत दे रखा है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएँ तो आपकी बहुत टाइप की हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़ है, सुनामी है, ज्वालामुखी विस्फोट है, दावा नल यानी कि जंगल में आग है, सभी आपदाएँ आती हैं। प्राकृतिक आपदाएँ और मानव निर्मित इसी प्रकार से 2 दे रखी थी, इनके कोई प्रकार आपके कोर्स में है ही नहीं, केवल आपदा में ही 2 टाइप से ये दे रखे हैं, तो नीचे इसी के बारे में जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यही चीज़ क्वेश्चन आंसर वाले में भी थी, ये देखिए किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम 2019 में पूछे गए थे। मैंने आपको बताए थे आकस्मिक आपदाएँ, अनाकस्मिक आपदाएँ, महामारी और जैविक आपदाएँ, सामाजिक आपदाएँ। तो मुख्यतः आधार पर जो बाँटे गए हैं, उस आधार पर अगर इन्होंने कहा है, पर यहाँ पर प्रश्न 4 प्राकृतिक पूछे गए होते, इसलिए 4 लिखे गए। अब ये 4 होते ही हैं या और भी टाइप के होते हैं, उस आधार पर नहीं कह सकते, पर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3, 2, 6 या 5 में 4 है ही नहीं। तो आपके कोर्स के आधार पर तो ये प्रश्न आप कह सकते हैं नहीं सही है, पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार होते हैं। कौन-कौन से होते हैं वो मैं आपको एक अलग बुक से दिखाता हूँ। ये जो है एक अलग बुक है जिसमें साफ-साफ प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार आप देख सकते हैं। एक होता है विवर्तनिक, जिसे हम टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं, और पार्थिव भी इसी को जो है वो कहते हैं। इसी प्रकार यानी कि इसके अंतर्गत जो प्रकार हैं, जैसे कि आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब आपके विवर्तनिक या पार्थिव इसमें आएँगे। दूसरा आपका होगा स्थलाकृतिक, जैसे कि भूस्खलन, हिमदाह, इस टाइप से। तीसरा आपका होगा मौसम से संबंधित, चक्रवात, टॉर्नेडो, टाइफून, बाढ़, सुनामी। इसी प्रकार चौथा होगा आपका पर्यावरणीय आपदाएँ, जैसे कि वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। और पाँचवाँ होता है जैसे टिड्डियों का प्रकोप हो गया, कोई महामारी हो गया। तो ये 5 आधार होते हैं 5 वर्गों में। तो यही देखिए इसमें भी लिखा है कि प्राकृतिक आपदाएँ वैसे तो अनेक प्रकार की होती हैं, पर 5 वर्गों में फिर भी इन्हें बाँटा गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पर मैंने सारी चीज़ें सब दिखा दी कि आपके एससीईआरटी में क्या था और सारी चीज़ें। अगला प्रश्न देखते हैं 13, समय सारणी की बचत जो है वो होती है। आय की, समय और श्रम की, इससे बचत आपको बताना है समय सारणी से किसकी होती है। आय की होती है, समय और श्रम की होती है, शिक्षण की होती है या व्यय की होती है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खाली आंसर ना बताऊँ और सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ में बताऊँ, कि आगे भी कभी कोई पेपर के संदर्भ में आप परीक्षा दें तो वहाँ पर कोई चीज़ रिपीट हो तो आप बिल्कुल सही करके आएँ। मेन उद्देश्य डीएलएड ही पास करना नहीं है, अभी आगे आपको शिक्षक बनने के लिए बहुत से एग्ज़ाम देने हैं, तो जानकारी साथ में इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आंसर की, आय, समय और श्रम में, यानी कि इन चारों में। तो मेन इसमें जो फ़ोकस होता है वो समय पर होता है। मैंने आपको एससीईआरटी में भी बताया था, ये देख लीजिए लाइन लिखी थी समय सारणी के मात में, कि समय सारणी विद्यालय के कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करके समय का सदुपयोग करता है, और इसी को आधार बनाकर आप समय और श्रम, आपका वैसे भी ऑप्शन सही है अन्य ऑप्शन की अपेक्षा, तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 प्रश्न देखते हैं। साहित्यिक गतिविधि इनमें से कौन सी है? नृत्य है, कहानी लेखन है, शैक्षिक भ्रमण है या उच्चारण प्रतियोगिता है? तो आपकी साहित्यिक गतिविधियां में कौन कौन सी आती हैं? तो आप कहेंगे जैसे कविता हो गया आपका, या आप कहेंगे नाटक हो गया, या आप कहेंगे साहित्य संबंधित गद्य हो गया, उपन्यास हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी किसमें आती हैं? साहित्यिक गतिविधियों में। तो नृत्य तो बिल्कुल नहीं होगा, शैक्षिक भ्रमण बिल्कुल नहीं होगा, उच्चारण प्रतियोगिता और कहानी लेखन में कहानी लेखन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें साहित्य पर आधारित जो गतिविधि है वो ज़्यादा अप्लाई अच्छे से होगी, क्योंकि मुख्यतः आप गद्य में देखते भी हैं, कहानी पर आधारित सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहानी लेखन आपका बिल्कुल ज़्यादा सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट बहुविकल्पीय टीईटी का पूरा नाम पूछा गया था, तो सभी लोग जानते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी हमारे बहुविकल्पी समाप्त हुए। अति लघु में संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ, तो ये आप लिख सकते हैं। थ्योरी बेस्ड जो है वो आप लिख सकते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य कार्य, मैंने आपको उद्देश्य भी मात्र शिक्षक संघ के भी बताए थे, तो सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं?
यही प्रश्न आपका बहुविकल्पी में भी आया था, मैंने अभी दिखाया था, देखिए उस पीडीएफ में मैं फिर से दिखाता हूँ। यही तो प्रश्न मैंने अभी दिखाया था, विद्यालय के मुख्य मानवीय संसाधन, शिक्षक, बालक समुदाय और थोड़ा-सा थ्योरी भी आप इस प्रकार से लिख सकते थे। यही पूछा गया विद्यालय के मानव संसाधन कौन-कौन से हैं, समय सारणी की परिभाषा वगैरह लिख सकते हैं, वित्तीय प्रबंधन लिख सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के नाम मैंने ऊपर अभी दिखाए थे उस वाली पीडीएफ में, वो आप इसमें लिख सकते हैं, शैक्षिक भ्रमण के महत्व लिख सकते हैं, बच्चे सीखते हैं, नई-नई गतिविधियाँ आयोजित करते हैं, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का जो हृदय है वो पुस्तक को माना जाता है या पुस्तकालय भी आप लिख सकते हैं, वो भी आपका सही माना जाएगा। विद्यालय संगठन के उद्देश्य वगैरह लिख सकते हैं, लर्निंग कॉर्नर भी मैंने आपको बताया था और यही सेम प्रश्न आपका सन 2016 में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो लर्निंग कॉर्नर क्या होता है? आप कहेंगे सीखने का कोना अर्थात जहाँ रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियाँ सीखता है, उसी को हम लर्निंग कॉर्नर के नाम से जानते हैं। जो मैंने आपको सीरीज़ से अति लघु पढ़ाए थे, पहले कराए थे, उसमें 2016 का प्रीवियस ईयर रिपीट भी हुआ था। मीना मंच मैंने आपको बताया था, बहुत से मैंने उद्देश्य बताए थे, यहाँ पर तो ये अति लघु में पूछा गया है। तो बालिका शिक्षा मैं आपको पीडीएफ से ही दिखा देता हूँ, जिस फर्स्ट रिवीजन वाले जो क्वेश्चन कराए थे, ये देखिए मीना मंच के उद्देश्य मैंने बताए थे। मैंने कहा था जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा बालिकाओं को लेकर ही इसमें सारी चीज़ें की गई हैं, कि वो अपने विचार व्यक्त कर सकें, उनके एक मंच की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा मिलता है। बालिकाओं में नेतृत्व की क्षमता, बालिकाओं में प्रेम, सहयोग की भावना, बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। तो एक कोई भी इसमें से लगभग 4 या 2 पॉइंट आप लिख सकते थे क्योंकि अति लघु में ही पूछा गया था। प्रयोगशाला का महत्व आप लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि बच्चे कुछ सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जब प्रयोगशाला में उस चीज़ को प्रयोग करते हैं, उसका व्यावहारिक ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, उसी पर आप इस पे लिख सकते थे। ग्राम शिक्षा समिति क्या है? तो जो फास्ट रिवीजन में मैंने कराया था वही मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ में। ये ग्राम शिक्षा समिति बताया था मैंने कि शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया था। प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया था और ग्राम सभा का जो प्रधान है वो इस समिति का अध्यक्ष होता है और ज़्यादा आप चाहें तो और भी लिख सकते थे। तो अति लघु में आया तो अपने अनुसार लिख सकते थे। और अगला और लास्ट प्रश्न पूछा गया था विद्यालय अभिलेख के प्रकार। तो ये जो मैंने अभी लास्ट में पीडीएफ दिखाई थी इससे ऊपर वाले प्रश्न में वही आप इसमें लिखेंगे। ये मैंने अभी दिखाए थे सारे। विद्यालय अभिलेख के प्रकार में सामान्य अभिलेख होता है, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है, विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख है, उपकरण संबंधी अभिलेख है, वित्तीय संबंधी अभिलेख है। ये पांचों ही मैंने आपको हेडिंग बता दी थी कि याद रखिएगा, आपसे ये पूछे जा सकते हैं। देखिए यही लगभग मैंने जो फास्ट रिवीजन और जो क्वेश्चन आंसर लास्ट में कराए थे दो वीडियो में अगर आप पढ़ के गए होंगे तो अच्छे खासे आपके नंबर आए होंगे अगर आपने ध्यान से मन लगाकर पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए सारे आंसर जितने भी यहाँ थे उन्हीं दोनों पीडीएफ और उससे बताए। एक आधा जो था वो आपका कहीं बाहर से आया था, वो मैंने बता दिया। बाकी लगभग 28 तक क्वेश्चन आप कह सकते हैं इन्हीं दोनों ही से आए थे। बाकी ओवरऑल आपका कैसा पेपर है अवश्य बताइएगा। मैं लघु उत्तरीय प्रश्न केवल पढ़ के बता रहा हूँ कौन कौन से आए थे। इनका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ कि लेंदी है, वही सब है। थ्योरी बेस्ड है। संस्थागत नियोजन और प्रबंध के महत्व, प्रकाश, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं दो अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये जो राज्य स्तर पर कार्य करने वाले मैंने आपको पीडीएफ जो अभी बात की थी ऊपर की मैंने भेजी थी, उसी में ही आप कोई दो संस्थाएं लिखनी थी आपको, मैंने इसीलिए ऊपर पूरी भेज दी थी। लगभग उसी से ही अकेले दो प्रश्न आ गए, एक बहुविकल्पी में आया, एक यहाँ भी आ गया। सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी 2005 में जो आए थे, शिक्षकों के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है। और आपका जो कल पेपर है सामाजिक विज्ञान, मैथ और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो विज्ञान है दोनों विषयों का एक वीडियो में कंप्लीट कोर्स करा चुके हैं। नहीं देखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा। यदि ना मिले तो आप फास्ट रिवीजन 4th सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उनको अवश्य देख लीजिएगा। एक वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा, पूरी सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और मैं क्या करूँगा शाम तक, आज शाम तक जो सामाजिक अध्ययन विषय है और साथ ही साथ जो आपका विज्ञान विषय है उन दोनों के ही महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे पहले दोनों पेपर के कराए थे वो भी करा दूंगा, उनको अवश्य देख लीजिएगा। बहुत चीज़ें फंसी हैं इसमें भी, तो उसमें भी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। इसी प्रकार समय तालिका जो है, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है, समय तालिका की उपयोगिता, शैक्षिक गतिविधियों से अभिप्राय। इसी प्रकार आपका 38 था विद्यालय प्रबंध समिति के अधिकार और कर्तव्य, विद्यालय में खेल के मैदान का महत्व, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के उद्देश्य और प्रमुख कार्य। ये तो हर साल एक ना एक प्रश्न यहाँ से पूछा जरूर जाता है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, इसीलिए मैंने पूरे विभाग रटवा दिए थे कि कहीं भी आप उनको एडजस्ट करके चले आएँ। तो ओवरऑल आपका कैसा क्या पेपर रहा कमेंट सेक्शन में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।